हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर। आज हमारा डे 3 है। इसमें हम लोग देखेंगे आज का जो पेपर है ये 2023 का है। 6 फरवरी 2023 का पेपर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब प्रीवियस ईयर है, इसमें बहुत ज़्यादा कवर भी हो जाएगा। तो फिर हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था। तो कुषाणों ने कहाँ से किया था? तो कुषाण जो थे वो पेशावर और मथुरा से किए थे। पेशावर और मथुरा से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कुषाणों ने पेशावर और मथुरा नामक शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। कुषाण चीन की यूची जाति की एक शाखा थी। मतलब कुषाण जो थी ना, चीन की यूची जाति की एक शाखा थी। ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन। कुषाण वंश की स्थापना कुजूल कडफिशेष ने किया था। किसने किया था? कुजूल कडफिशेष ने किया था। कुषाण शासकों में देखो, कुषाण शासकों में जो था ना, बिमक फिशेष ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसने किया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क था। सम्राट कनिष्क ने पाकिस्तान के आधुनिक पेशावर को अपनी पहली राजधानी बनाई थी। कनिष्क ने अपनी पाकिस्तान की जो आधुनिक पेशावर मतलब पेशावर है उसको अपनी राजधानी बनाया था। उस टाइम तो पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। कनिष्क जो था अपने शासन काल में 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। 78 ईस्वी में इसने क्या किया था? शक संवत चलाया था कनिष्क। ये क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन ए बी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करना है। इसमें देखो, हमने एनसीईआरटी 6 क्लास की कंप्लीट की है, बस वो एनसीईआरटी 6 का ही है। ये पूरा पाषाण काल 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले तक के दौरान माना जाता है। काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। मतलब इस काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है, आरंभिक, मध्य एवं पूरा पाषाण काल। और तीसरा दिया है, मानव इतिहास की लगभग 90% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। इसमें क्या सही है, क्या गलत है? तो देखो, पहला वाला तो एकदम सही है, क्योंकि पहला वाला जो है पूरा पाषाण काल 20 लाख पहले से लेके 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ये सही है। और इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक और मध्य और उत्तर पाषाण काल। ठीक है। और मानव इतिहास की 99% जो कहानी है इसी काल में घटित हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ए बी सी तीनों इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ये तीनों है। पूरा पाषाण काल जो था वो 20 लाख पहले से लेके 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक, मध्य। देखो, आरंभिक में बांटा गया है और मध्य में बांटा गया। उत्तर पाषाण युग, भीमबेटका के गुफा चित्र पूरा पाषाण कालीन है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये नॉर्मल क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा, भीमबेटका कहाँ स्थित है, कहाँ पाया गया था मतलब भीमबेटका का चित्र वगैरह, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। पशुपालन का आरंभ, देखो पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का आरंभ हुआ था। मानव इतिहास की 99% कहानी इसी दौरान घटित हुई थी। तो इसका जो था ए बी सी तीनों ये सही था। अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ए बी सी इसको करना है। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी। मनसब जो था मुगलों के द्वारा चलाई गई थी, मतलब कि एक श्रेणी व्यवस्था थी। इसमें पद हो गया, वेतन हो गया और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। ये तो सही है। मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था, जिसे जात कहा जाता था। नहीं, देखो ये गलत है। ये वाला तो सही है। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य मतलब कि उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। पहला सही है, दूसरा गलत। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन आए गलत ना हो इस टॉपिक से। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर ने सन 1575 ईस्वी में किया था। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिनके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी अथवा पद होता है। इस अवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। अकबर ने शासन के 40 वर्ष जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की थी। मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारक एक निर्दिष्ट संख्या में सवार या घुड़सवार रखने की आवश्यकता थी। तो ये मनसबदारों के बारे में थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान पर अशोक के शिलालेखों का ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में मिला है? तो देखो, कांधार बाकी जो अशोक का जो अभिलेख था ना, वो जो था वो किस लिपि में मिला था? वो सारा जो था वो जो सब था ब्राह्मी लिपि में मिला था। लेकिन सिर्फ यही दो लिपि थी, मतलब कि अरामाइक में मिली थी। ग्रीक और अरामाइक ये कंधार में मिला था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कंधार नामक स्थान अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाएगा। मास्की, गुर्जर नेतृत्व अथवा उडगोलम अभिलेखों में उसका
नाम अशोक मिलता है। अशोक को देव नाम प्रिय यानी देव नाम प्रियदर्शनी मतलब कि बाकी उपाधियों से संबोधित किया जाता है। सर्वप्रथम देखो, सर्वप्रथम ये सब भी पूछता है किसने पढ़ा था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिशेप को अशोक के अभिलेख पढ़ने का सफलता मिला। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में मतलब अशोक का जो शिलालेख था उसकी खोज कब हुई थी? 1750 ईस्वी में पारदे टी फेथलर के द्वारा किया गया था। इसकी संख्या जो थी 14 थी उस टाइम पे, इसकी संख्या जो है वो 14 है। अशोक के अभिलेखों के 3 भागों में विभक्त किया गया है, 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख और गुहा लेख। और अशोक के स्तंभ लेख केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। देखो केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए थे, लेकिन कहीं कहीं पे आरामाइक लिपि, जैसे अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं आरामाइक लिपि में भी मिलते हैं। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। याद रखें, अभिलेख के मतलब अशोक का जो अभिलेख है कौशाम्बी वाला, उसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख। 13वें में क्या दिया गया है? कलिंग युद्ध, पड़ोसी राजाओं का वर्णन, आठवीं राज्यों का उल्लेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम गौंड राज के बारे में। गौंड राज गढ़ कटका में, देखो गौड़ राज जो था गढ़ कटका में कितने में बटा हुआ था? तो ये बटा हुआ था ना, 7000 गांव थे, 7000 गांव थे। इसे उल्लेखित किया गया है। ये 7000 गांव तो नहीं है यार, तो आप लोग याद रखिएगा ना, ये 17,000 गांव थे, 70,000 गांव थे। गौड़ राज गढ़ कटका में 70,000 गांव थे, इसे उल्लेखित किया गया है। देखो याद रखना, पहली बात तो ये लाइन देखो, लाइन टू लाइन क्वेश्चन दे दिया एनसीईआरटी से। गौड़ राज जो था ना, ये गढ़ कटका में 70,000 गांव थे, इसे उल्लेखित किया गया कौन से अभिलेखों में? अकबरनामा में। बिल्कुल अकबरनामा में ही किया गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकबरनामा। गौड़ राज गढ़ कटका में 70,000 गांव थे, इसे अकबरनामा में उल्लेखित किया गया। गौड़ एक प्रकार की जनजाति थी जो झूम खेती करती थी, स्थानांतरित खेती भी कह सकते हैं आप इसको। गढ़ कटका एक समृद्ध राज्य था। यहाँ के निवासी जंगली हाथियों को पकड़कर अन्य राज्यों में निर्यात करके बहुत धन अर्जित करते थे। बुर्जी असमिया भाषा में लिखी एक ऐतिहासिक कृतियां है। अहोम राज्य भाषा का पूरा तत्व लेखों का संकलन बुर्जी भाषा में है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में अभिकथन और कारण दिया है, आपको बताना है कौन सा सही है। इसमें पहला जो दिया है, स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। कारण दिया है, जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया है। इसमें पूछा है क्या सही है। तो देखो पहला ऑप्शन तो सही है, स्थानीय जो जनजाति लोगों द्वारा था पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ काष्ठ की प्रतिमा बनाई जाती भी है, बनाई गई थी भी उस टाइम पे। जगन्नाथ मूलतः एक स्थानिक देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया, तो ये भी सही है। तो इसमें जिसमें दोनों ऑप्शन सही रहेगा वो व्याख्या, तो ऑप्शन ए ही सही है, ऑप्शन ए ही जो है वो सही है। इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों, और ए आर की सही व्याख्या करता है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। अब तक का जगन्नाथ का काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। देखो बालभद्र, सुभद्र और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां ताम्र पत्रों की पांडुलिपि उड़ीसा में स्थित है। देखो पांडुलिपि आपको पता है ना, हिमालय की जो भुर्ज थी उसके खालों मतलब छाल जो वगैरह होते थे उससे बनाया जाता था। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में उसके बाद क्या हुआ, 1230 में राजा अनंग ने तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया था, स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया था। तो देखो ये सब भी आ सकता है ना, इसलिए इसका थोड़ा ब्रीफ में हम लोग देख लेते हैं हम, वरना सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन करा देंगे तो फिर अगर क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट तो देगा नहीं, अगर मान लो एग्जैक्ट देता है तो ठीक है, अगर ये लाइन टू लाइन तो वैसे भी एनसीईआरटी से देता है। अगला क्वेश्चन है जो इसमें दिया हुआ है, कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के बारे में सही है। बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा राज्य का प्रतीक बनाया था। बिरसा के अनुयायी जो थे ना वो लाल रंग को थोड़ी बनाए थे, तो ये तो गलत हो गया। अगला है, उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषाओं का इस्तेमाल किया बिरसा लोगों ने, हाँ ये सही है, ये वाला तो सही है। देखो जिस ऑप्शन में ए है उसको कट कर दो, तो ये ऑप्शन तो कट ही गया फटाक से। अगला जो है, बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का विरोध था। बिरसा आंदोलन जो था ना, ये नहीं, बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को लगातार विरोध किया, तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब हम इसको देखते हैं। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें।
अब आंदोलन जो है, अब ये जो आंदोलन है ना फैलने लगा, तो अंग्रेजों ने बिरसा को 1895 में गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। 1857 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव गांव घूमने लगे, जो बिरसा मुंडा थे। बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। और देखो पहली बार, और इन्होंने उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीक और झंडा का वो किया। और इनका और क्या था, इनका झंडा का जो कलर था क्या था, ये सफेद झंडा जो था बिरसा राज्य का प्रतीक था, तो आप लोग याद रखिएगा। और बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का था। आदिवासी समाज को सुधारने का था। बिरसा ने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताए थे। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दे, गाँव को साफ रखें और जादू टोना में विश्वास न रखें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरी और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वो इन्हें बाहर का मानते थे, जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट करते थे। तो इसमें बी और डी सही था, अभी हमने देखा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करना है। ए और बी पे हमें विचार करना है। लाखों प्रमाणिक महिलाएं जो सूत काट कर अपनी जीविका चला रही थी, वो 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई थी। और दूसरा जो दिया है ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे, उनमें से 2/3 ब्रिटेन से बना होता था। तो इसमें देखो ये दोनों सही है। इसका राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों सही है, तथा ए जो है कारण है बी का, मतलब ए और बी दोनों सही है। ठीक है। लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थी, वो 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई थी, क्योंकि जो ब्रिटेन का जो ड्रेस वगैरह था ना, वहां से जो बन के आता था, कल्चर तो नहीं अपनाया था, लेकिन वहां से जो ड्रेस वगैरह बन के आया था, तो वो पहनना स्टार्ट हो गया था। ये 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। निर्धन परिवारों में आर्थिक कष्ट बना रहता था। कुछ संदर्भों में महिलाएं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता था। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे, उसका 2/3 भाग ब्रिटेन से बना होता था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन एक पूंजीवादी देश था, जहां भारत के ही सूत के कपड़े बनते थे और ब्रांड के रूप में भारत में आते थे। तो इसलिए दोनों सही था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। औपनिवेशिक मतलब शिक्षा का विरोध किया था महात्मा गांधी जो थे और रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसमें पूछा है कौन सा सही है, हमें ये बताना है। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया था। अगला है महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया, परंतु टैगोर ने नहीं। देखो ये तो गलत हो गया हमारा। और अगला क्वेश्चन, टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया, किंतु महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया। नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जो थे ना, वो औपनिवेशिक शिक्षा का हमेशा उन्होंने समर्थन किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। गांधी जी का मतलब कि मानना था कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही देना चाहिए था। तो मतलब उन्होंने क्या किया, वो यही मानते थे ना कि अब शिक्षा जो होगी वो सिर्फ देखो पहली बात तो ये जान लो, औपनिवेशिक शिक्षा जो है बाहरी शिक्षा को नहीं देना था, मतलब अंग्रेजों के अकॉर्डिंग नहीं देना था। गांधी जी हमेशा कहते थे कि उनका मानना था कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जाए। उनके मुताबिक अंग्रेजों में दी जा रही भारतीय शिक्षा को अपाहिज बना देगी। देखो सही बात है, इंग्लिश इतना ज़्यादा हावी हो चुका है ना कि अभी जो भी हमारी हिंदी लैंग्वेज है वो उस अपाहिज ही बना। अब मतलब जिनको हिंदी आती है और मतलब जिनको बहुत हिंदी आती है लेकिन उनको थोड़ी भी इंग्लिश नहीं आती ना, तो उनको हम बहुत अजीब हीन भावना से लोग देखने लगते हैं, चाहे जो हो वो। और इंग्लिश उनको आती तो उन्हें लगता है बहुत पढ़े लिखे हैं, वो भी नॉर्मल लैंग्वेज ही है यार। किसी को इंग्लिश आ रही है, किसी को हिंदी आ रही है। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है कि सृजनात्मक के साथ प्राकृतिक प्रवेश के साथ जोड़ा जाना चाहिए। देखो हमने ये बीएड और बीटीसी में पढ़ा है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, मतलब कि इन्होंने कहा है कि जो एजुकेशन होती है ना, प्राकृतिक चीज़ों के साथ हमें बताना चाहिए, खेल कूद के माध्यम से। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनें और प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। अतः औपनिवेशिक शिक्षा का दोनों ने विरोध किया, इसलिए यह कथन सही है। इन दोनों ने क्या किया था, देखो इन दोनों ने क्या किया था, विरोध किया था। ठीक है, ये देखो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन नहीं किया था। इसमें देखो नहीं लिखा है, तो नहीं किया था। ठीक है, इसको जोड़ लेना, नहीं किया था।
अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। मतलब प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की मतलब की अनुमति कहीं नहीं दी। यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी हुई है? तो कौन से? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने उन्होंने बताया कि प्राचीन ग्रंथों में कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि विधवाओं को जला दिया जाएगा। देखो इसके बारे में हम देखते हैं। प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई। यह कथन प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के साथ जुड़ी है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। फिर से याद रखिएगा, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्होंने बाल विवाह, देखो इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का भरपूर विरोध किया। सती प्रथा तो इन्हीं के मतलब की बदौलत यहाँ से हटा इंडिया में। और इनकी हेल्प किसने की थी? मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मतलब संगठन जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया गया? मतलब जब भारत में अंग्रेज के शासन के दौरान उन्होंने किस संगठन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था? सनातन धर्म समाज नहीं, एशियाटिक नहीं भाई, भारत धर्म महामंडल नहीं, सत्य शोधक समाज पे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सत्य शोधक समाज। देखो सत्य शोधक समाज से क्वेश्चन आता है। भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया। सत्य शोधक समाज नाम संगठन की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। यह एक छोटे समूह के रूप में शुरू हुआ और इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य शूद्र और अस्पृश्य जाति लोगों को विमुक्त करना। मतलब कि देखो किसी को अलग भाव से नहीं देखना, सब एक ही जात के मानना था। लेकिन उस टाइम पे बहुत ज्यादा ये सब चल रहा था, जात वगैरह का, और लोगों को छुआछूत माना जाता था। इसी समय ज्योतिबा फुले ने 1873 में ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। ये भी पूछ लेगा किसने लिखा था? तो ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान द्वारा, देखो टीपू सुल्तान के द्वारा जो अंग्रेजों का विरोध संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। देखो अपनी मृत्यु के टाइम पे ना अंग्रेजों से लड़ते रहे। अपने मतलब चौथे युद्ध में हारे थे, वरना वो भी इनका कोई सिपाही इनके साथ मतलब कि कुछ अंग्रेजों का साथ दे दिया था इस वजह से, वरना ये नहीं हारते। उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। बिल्कुल ये भी तो किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए बी सी दोनों सही है। ए बी दोनों सही है। अब टीपू सुल्तान के बारे में देखते हैं। ये चौथे युद्ध में तो देखो मर गया था। अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसको देख लेते हैं। 1767 से 1769 में हैदर अली विजय हुआ। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू मैसूर की गद्दी पर बैठा। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। मैंगलोर की संधि द्वारा टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों ने एक दूसरे के बीजी क्षेत्रों को वापस कर दिया। टीपू ने हमेशा अंग्रेजों को सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया था। इन्होंने 1787 में याद शाह की उपाधि धारण की थी, यह भी याद रखिएगा। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाई थी। स्वतंत्रता के वृक्ष लगवाया जो यहाँ के प्रतीक थे। वह अंग्रेज के अधीन नहीं थे। टीपू स्वयं जैकोबिन, देखो जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन बना था? तो टीपू था। और अपने नागरिक टीपू और अपने आप को मतलब ये कहने लगा टीपू की मृत्यु चतुर्थ, इसका मैंने बताया चौथे युद्ध में 1799 के दौरान श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। अतः ए बी और दोनों सही है, मतलब ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन आता है तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है। और पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने। इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया और भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है। यह एक भारतीय राजनीतिक नेता है, व्यापारी और विद्वान लेखक थे। यह 1892 से 1895 के बीच फिन्सबरी सेंट्रल का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सदस्य थे। तो ये दादा भाई नौरोजी के बारे में था। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है, किन देशों के राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे? किन देशों के? भारत हो गया, हाँ, युगोस्लाविया ये भी हो गया, इंडोनेशिया, ये घाना, ये मिस्र, ये भी। तो ये तो थे, ये सब थे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस नहीं, ये सब तो नहीं। और इसमें देखो भारत है, रूस है, ये भारत तो है लेकिन ये सब नहीं है। भारत है इसमें लेकिन ये सब नहीं है। तो इस कौन थे मतलब राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा कौन था? भारत था हमारा, ये था घाना, इंडोनेशिया, मिस्र, युगोस्लाविया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ।
भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र, इन सभी देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हिस्सा थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन मतलब जिसको नाम बोला जाता की स्थापना औपनिवेशिक व्यवस्था के पतन के दौरान हुई। औपनिवेशिक व्यवस्था के पतन के दौरान हुई थी। यह दौर था जब नए नए देश औपनिवेशिक गुलामी से आज़ाद हो रहे थे। सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसमें कुल 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? तो किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? देखो, बृहस्पति के भी होते हैं, ठीक है, बृहस्पति के होते हैं और शनि के भी होते हैं और यूरेनस के भी होते हैं। नेपच्यून के नहीं होते हैं, तो इनके थे। तो इसका राइट, जहाँ पे ए हमें दिखेगा बी सी, तो ऑप्शन ए में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बी। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, अरुण, इन सभी ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और यह अपने अक्ष पर तीव्र गति से घूर्णन करता है। पृथ्वी के कुल उपग्रहों की संख्या बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या 95 है। 95 है सिर्फ बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का ही उपग्रह है गैनीमीड, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि, इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। देखो किसके पूछ ले, ये भी पूछता है किसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, तो वलय किसके, शनि के, जिनकी संख्या 7 है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। सबसे बड़ा कौन सा है? टाइटन। अरुण, जिसको हम यूरेनस भी बोलते हैं, इस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। इसके भी चारों ओर वलय पाए जाते हैं। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। देखो ये यूरेनस जो है ना, ये कैसे घूमता है? पश्चिम से पूर्व, और बाकी सब जो है वो कैसे घूमते हैं, ये अपने पूर्व से पश्चिम, मतलब इधर से चलता है इधर तक, और बाकी सारे जो होते हैं वो कैसे जाते हैं? वो पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट घूमते हैं। ये अपनी धुरी पर अधिक झुकाव 97.8 अंश होने के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है। लेटा हुआ मतलब ऐसा माना जाता है कि लेटा हुआ है। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किन मानक यामोत्तर पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री, देखो पहले तो याद रखना, 82.5 डिग्री पूर्वी, ये हमारा मानक यामोत्तर पर आधारित है। ये पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा देखो कहाँ कहाँ से गुजरती है, कुल 5 राज्यों से गुजरती है। आप सबसे यही पूछ लेगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के देख लेना बगल में क्या है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश से क्या टूटा है? छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो इन जगह से होके गुजरती हैं। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर का, इसमें दिया है, इनमें से क्या दिन एवं क्या ऐसा है जो दिन और रात और तथा ऋतुओं के परिवर्तन में संभावित करता है? तो क्रमशः पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण। बिल्कुल, पृथ्वी जो अपना क्या कहते हैं, घूर्णन होता है और परिक्रमा करती है, उसके ही कारण दिन रात होता है और ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। तो इसका राइट आंसर यही, आप लोग यही याद रखिएगा, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण। देखो कैसे क्वेश्चन आंसर दे दिया है, इस दूसरे ऑप्शन में भी पृथ्वी के परिक्रमण एवं घूर्णन दे दिया है, मतलब घुमा फिरा के दिया है। ये सिर्फ वाला तो आप पहले ही काट देना, और ये याद रखना कि ये कैसे हुआ है, क्रमशः कैसे होता है, घूर्णन और परिक्रमण के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। और पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। सूर्य के चारों ओर ये, मतलब अब सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाती है पृथ्वी हमारी। और पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच बीच में देखो, ग्रीनविच दोपहर में 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से पूर्व 30 डिग्री का समय क्या होगा? उस टाइम पे क्या समय होगा? तो 2 बजेगा, क्योंकि पूर्व में ये समय जो है ना 2 घंटे आगे चलेगा, आप याद रखना। उस टाइम पे 2 घंटे आगे, अगर ये ग्रीनविच के दोपहर के समय बज रहे हैं 12, तो याद रखना पूर्व में 2 घंटे आगे होंगे, तो ये 2 बज रहा है, 2 बज रहा होगा दोपहर का। तो इसका राइट आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, शीतोष्ण। अंडमान निकोबार में सिर्फ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाती है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। यह कई छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। इसकी राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। अगला हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए।
जो ग्रेनाइट है ठोस चट्टान तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी व सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग किया जाता है। दूसरा दिया हुआ है कारण दिया, पृथ्वी की भूपर्पटी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दाने का जो है वो रूप ले लेता है। दूसरा ऑप्शन ये दिया हुआ है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है। देखो, ठोस ग्रेनाइट ठोस चट्टान तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी और सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग किया। बिल्कुल, ग्रेनाइट जो है ना ठोस चट्टान, देखो बिल्डिंग बनाने, रूम में लगाने के लिए, बहुत से मंदिर में और सजावटी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और पृथ्वी की भू पर्पटी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेती है। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या है ए की। तो ये सही है। ग्रेनाइट ठोस चट्टान तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी, सिलबट्टे के तौर में प्रयोग में लाई जाती है। ग्रेनाइट मड़ी भी दानेदार शिला है जिसका प्रमुख अवयव स्फटिक है। ग्रेनाइट पृथ्वी के प्रत्येक भाग में पाया जाता है। भारत में भी प्रचुरता से मिलता है। तमिलनाडु के तंजावुर नगर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जो ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। पृथ्वी की भूपर्पटी के बहुत ही नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप में अपना मतलब रूप ले लेता है। अगला क्वेश्चन है पौनों के बारे में बताना है। देखो, मानसूनी पौने, देखो मानसूनी पौने मौसमी पौने का उदाहरण है। अगला है मानसूनी पौने जो होती है, और अगला है ये पौने जो है मौसमी पौने वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। मौसमी पौने चलती हैं, फिर अस्थायी पौने चलती हैं। यार देखो, पहले आप अगला अगर पहला और दूसरा देखे होंगे ना, वो आराम से, अगर वो वाला प्रीवियस ईयर देखेंगे तब तो आप आराम से ये कर लेंगे आराम से। देखो यार, ये ऑप्शन में तो जो दे रहा है ना, ये तो अस्थाई पौने का दे रहा है, क्योंकि अस्थाई पौने ही जो होती है वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। तो लेकिन ये तो बात कर रहा है मौसमी पौने का, तो ये तो गलत हो गया। तो ये मतलब बोल रहा है मौसमी पौने, ये नहीं चलता। स्थल और समुद्र समीर अस्थाई पौने के उदाहरण नहीं भाई, ये सब नहीं है। स्थल और समुद्र समीर अस्थाई पौने के उदाहरण नहीं। सिर्फ ऑप्शन इसमें ए सही है। मानसूनी पौने जो होती है मतलब मौसमी पौनों का उदाहरण है, क्योंकि मानसूनी पौने जो है जब मानसून आता है, मतलब जो मौसम जैसा होता है उस तरह का होता है। पवनें तीन प्रकार की होती हैं। देखो, प्रचलित पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। मौसमी पवन वह पवन है जिनकी प्रभावित होने की दिशा समय या मौसम के अनुसार परिवर्तित हो जाती है, जैसे स्थल, समुद्र, मानसूनी पवनें, ये सब हैं। और अस्थायी पवनें जो होती है वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। अगला क्वेश्चन है संगणन के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर को पढ़िए और सही लगाइए, मतलब इसमें लगाना है क्या सही है। जलवाष्प संघनित होकर जलवाष्प जो है संघनित ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। अगला है ऑप्शन में, अगला ऑप्शन है जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। हाँ, ये भी सही है, ये भी एकदम सही बात है, और ये तो सही है। जलवाष्प संघनित ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज के पीछे पद चिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। तो ये भी सही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ये सब सही है। अगला क्वेश्चन है तिब्बती एंटीलोप का शिकार इनके ऊन मतलब इनके जो ऊन होते हैं शाहतूश के लिए किया जाता है। जो तिब्बती एंटीलोप होता है इसका शिकार क्यों होता है? इनके ऊन शाहतूश के लिए किया जाता है। यह वजन में हल्का होता है, यह अत्यधिक गर्म होता है, ये जानवर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है। देखो, इसलिए इनका शिकार कर दिया जाता है कि ये वजन में हल्का होता है। देखो, कोई कोई स्वेटर जो होते हैं ना बहुत हल्के होते हैं और इसी सब ऊन से बने होते हैं, लेकिन वो बहुत महंगा होते हैं। और ये अत्यधिक गर्म होता है, मतलब इतना हल्का होता है और गर्म होता है। लेकिन यह जानवर बहुत ही अधिक संख्या में पाया जाता है। नहीं, इसमें सही बताना है, तो ये तो गलत है। जिस ऑप्शन में सी होगा मैं इसको कट कर देंगे। तो हमारा सी जिस ऑप्शन में है, तो बी में भी है, ये भी कट गया, सी में भी कट गया, ये भी कट गया, तो ऑप्शन यही बचा। इसका राइट आंसर ऑप्शन है। इसके बारे में हम देखते हैं। तिब्बती एंटीलोप का शिकार इनके ऊन शहतूश के लिए किया जाता है क्योंकि यह वजन में हल्का होता है तथा यह अत्यधिक गर्म भी होता है। यह पूर्वोत्तर तिब्बती पठार में पाए जाते हैं। उनका शिकार उनके बेहद गर्म, नरम एवं तथा हल्के अंडर फर के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। शाहतूश साल पारंपरिक रूप से भारत में शादी के तोहफे के रूप में दिए जाते थे तथा एक साल बनाने के लिए 3 से 5 तिब्बती एंटीलोप का अंडर रफर प्रयोग होता है। अगला जो क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। अगला क्वेश्चन, अगला जो बी ऑप्शन दिया है, अनवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्द ही पुनः पूरित हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा सही बता रहा है? देखो, पहला तो गलत है, पहला आप देख लो, पढ़ने से ही गलत लग रहा है, और दूसरा जो है ना ये ठीक है, तो ये मतलब सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। देखो, नवीकरणीय अनवीकरणीय आप ज्योग्राफी इसको पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने मैराथन की जो क्लासेस कराई वो आप जरूर से देखें। कल 8th क्लास की मैराथन आ रही ज्योग्राफी की, आप उसको देख लीजिएगा। और बाकी ज्योग्राफी जो अभी तक 2011 से अभी तक जो क्वेश्चन आए एक वीडियो में मैं उसको कराऊंगी, उसे आप जरूर से देखिएगा। बाकी सारे पेपर तो मैं प्रीवियस ईयर करा ही रही हूँ।
नवीकरणीय संसाधन में संसाधन है जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद फिर पुनः स्थापित किया जा सकता है तथा पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इन्हें नव संसाधन भी कहते हैं। मतलब कि नवीकरणीय जो है आराम से हम इसको क्या कर सकते हैं, वापस यूज में ला सकते हैं, नया कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। अनवीकरणीय संसाधन हुए जिनके भंडार में प्राकृतिक गैस होते हैं, जैसे प्राकृतिक चीजें हो गई, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सब अनवीकरणीय। अगर ये खत्म हो जाएगा हम थोड़ी ना दोबारा इसको ला पाएंगे। अगला है सैलों से खनिजों के बाहर निकलने की प्रक्रिया का क्रम क्या होगा। आप पृथ्वी पर इसकी सतह से आंतरिक तहों तक कैसे जाएंगे। देखो भाई ये क्वेश्चन आप क्लास 8th का है, जो मतलब कल जो आएंगे ना वो आप पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा देखो 8th से बहुत ज़्यादा पूछ रहा है क्वेश्चन और 6, 7 से भी पूछ रहा है। सबसे पहले क्या किया जाता है आपको पता है, सबसे पहले ना जो किया जाता है आखनन किया जाता है। आखनन किया जाता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, आखनन जो होता है, सबसे पहले हम आखनन करते हैं। आखनन करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, विवृत खनन करते हैं, लास्ट में कुपकी खनन करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा CAB। याद रखिएगा फिर से, सैलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया सबसे पहले क्या करते हैं हम पृथ्वी की सतह से, सबसे पहले आखनन करेंगे, फिर विवृत खनन करेंगे, फिर कुपकी खनन करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आखनन, विवृत खनन, कुपकी खनन। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का। ये संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में हमें विचार करना है। तो इसमें देखो सब सही होंगे, जो भी होंगे ना ये सही होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा, आप भी ध्यान से पढ़िए। ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र हो, हाँ ये भारी वर्षा वाले ही तो क्षेत्र होते हैं। अगला है ये तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र में प्रचलित होती है, ये भी सही है। इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, एकदम ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ABC तीनों सही है। इसको हम थोड़ा और देखते हैं। स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में निम्न कथन सही है। ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, ये तीव्र पुनर्जनन क्षमता वाले क्षेत्रों में क्षेत्र मतलब प्रचलित होते हैं। इस कृषि प्रणाली को कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह कृषि अमेजन बेसिन के संघनन उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वोत्तर भारत में किया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में जिसे झूम खेती के नाम से भी हम लोग जानते हैं, किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगर आप कक्षा में प्रेयरी और वेल्ड पर परिचर्चा कर रहे हैं। देखो ये सब प्रेयरी और वेल्ड जो है ये घास का मैदान है, तो आप विश्व के मानचित्र किस क्षेत्र को अंकित करेंगे, मतलब किस क्षेत्र को। तो देखो कनाडा और दक्षिण अफ्रीका, आप पहले ये जान लेना, प्रेयरी जो है ना वो कनाडा में, प्रेयरी घास का मैदान कनाडा में है, और ये वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में है, तो ये यहाँ पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगर आप कक्षा में प्रेयरी और बेल्ट पर चर्चा कर रहे हैं तो आप विश्व मानचित्र पर क्रमशः कनाडा और दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र को अंकित करेंगे। और इसके बारे में देखो कभी कभी ये पूछता है, और ये कैसे है, शीतोष्ण है कि उष्ण है, जैसे समाना वगैरह हो गया ना तो उष्ण कटिबंधी के हैं। यह शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदानों के उदाहरण है। फिर से याद रखिएगा क्या है, ये बेल्ट जो था, बेल्ट, और दूसरा हमारा क्या था, प्रेरी, ये शीतोष्ण के हैं। और शीतोष्ण उष्ण में कंफ्यूज नहीं होइएगा, यह शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान है। यह 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण इन मैदानों का विस्तार कहीं कहीं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। इन घास के मैदानों को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्रेरी, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील में पंपास द अफ्रीका बेल्ट, यूरेशिया में स्टेपिस तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। देखो यहाँ कौन कौन से होते हैं, पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में प्रेरी, अर्जेंटीना के उरुग्वे में, और ब्राजील में पंपास, और दक्षिण अफ्रीका का बेल्ट, यूरेशिया का स्टेपिस, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। अगला क्वेश्चन है, रूढ़िबद्ध धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दें। मतलब रूढ़िबद्ध धारा अभी आप देख लेंगे। रूढ़िबद्ध धाराएं वो हो गई जैसे पुरुष और महिलाओं में अलग करना, भेदभाव। रूढ़िबद्ध धाराएं हम प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण क्षमता हो सकती है के रूप में देखने से रोक देती है। बिल्कुल भी देखो ये एकदम सही बात कह रहा है, मतलब जो ये कह रहा है ना एकदम सही बात कह रहा है। मतलब देखो कभी कभी जो होता है, महिला हो गई या फिर कोई, मतलब देखो मैं आपको समझा रही हूँ, मत बोलना कि मैं महिलाओं का वो ले रही हूँ पक्ष, क्योंकि मैं समझा रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि महिला जो होती है बहुत बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड होती है, बहुत कुछ कर सकती है, फिर एजुकेटेड नहीं होती तो उनके पास बहुत अच्छा स्किल होता है लेकिन वो कर नहीं पाती, क्योंकि वो पुरुष जो होते हैं वो सोचते हैं कि महिलाएं घर में रहे, घर का काम करें। तो ये रूढ़िबद्ध धाराएं का तो है, तो उनके पास खास गुण होता है लेकिन वो कर नहीं सकती हैं, तो लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और रूढ़िबद्ध धाराएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। बिल्कुल, तो ये भी चीज सही है। रूढ़िबद्ध धारा जब हम सब पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इनके चलते हम उनके कामों को करने का मौका मिलता है जिन्हें हम अच्छे हैं। नहीं ये थोड़ी है, तो इसका राइट आंसर है ए बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी सही है, ए और बी सही है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत से आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव हैं। तो देखो, चीन और अरबी से जो व्यापारी आते थे ना, वो कहाँ पे आते थे? वो केरल और लद्दाख में ही आते थे। इसका राइट आंसर है लद्दाख। और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। सबसे पहले अरबी यहूदी व्यापारी केरल ही आए थे। अरबी जो थे सबसे पहले कहाँ आए थे? केरल। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे, जो चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, और उन्हें चीनी वाला कहते हैं। चीनी वाला कहते हैं, चीना वाला कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव मंत्री तथा उनके मंत्रिपरिषद के, नहीं ये थोड़ी प्रधानमंत्री का नहीं है, योग्य नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, तो यही होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। चुनाव का आयोजन भारतीय चुनाव द्वारा किया जाता है, मतलब भारतीय चुनाव द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल संसद के उच्च एवं निम्न सदन, मतलब कि राज्य लोकसभा सांसदों के सभी निर्वाचित सदस्यों एवं राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पुडुचेरी के विधान सभाओं के सदस्य, मतलब ये लोग आ सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव, देखो राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में है और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाई हूँ, राष्ट्रपति और राज्यपाल बना, मतलब वो अपलोड करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब ये स्टार्ट कर रही हूँ बनाना, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल से मतलब जो भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे ना, वो क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल विशेषाधिकारी लोगों को सम्मिलित नहीं करती, जो सभी के लिए निर्णय ले। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। यह भारतीय संविधान के निम्नलिखित की विशेषता की व्याख्या करता है। तो ये संघवाद की व्यवस्था मतलब बात कर रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, संघवाद की। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था में सबसे करीब को दर्शाती है? तो कौन? देखो, एक मतलब कि बाबू शहर के मुख्य बाजार में एक पक्का दुकान का मालिक है, जिससे पूरे वर्ष वो आय मिलती है। दूसरा, राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात में उसी पर सो जाता है। तो ये किसको दर्शा रहा है? यही तो दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखो, उसी पे वो सामान बेचता है, फिर रात में वो क्या करता है? सो जाता है। और ऐसे मतलब ऐसे मेरे हम लाइब्रेरी के बाहर एक भैया हैं, वो भी मतलब कि वो चुरमुरा वगैरह लगाते हैं, और फिर वो रात को मतलब रूम तो लिए नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा कमाई तो होती नहीं। अगर रूम का पैसा लेंगे तो 3-4 हज़ार रुपये तो उसी का हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, मतलब वो सोते हैं उसी, मैंने उनसे पूछा भी था तो बता रहे थे कि हाँ इसी पे सो जाते हैं, इसी पे खाना वाना भी बनाते हैं अपना। तो राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात में होने से उसी पर सो जाता है। अगला हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन है, दादन व्यवस्था के संदर्भ में। दादन व्यवस्था, देखो दादन व्यवस्था के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। यह व्यवस्था भारत में बड़े उद्योगों में प्रचलित है। दूसरा, इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त मतलब उसको मिल जाता है। इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्यरत होते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है? तो इसमें पहला ऑप्शन जो है ना, वो तो गलत है। यह भारत व्यवस्था में बड़े उद्योगों में प्रचलित है, ये तो गलत है। लेकिन ये इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त करता है, दादन व्यवस्था में। हाँ, ये सही है। इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बी और सी दोनों सही हैं। दादन व्यवस्था बुनकरों और व्यापारियों के बीच एक मतलब कि संबंध स्थापित होता है, जिसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। दादन व्यवस्था भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बुनाई उद्योगों में प्रचलित है। इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या फिर कार्यशाला में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना किस ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी है? देखो, ये आपसे पूछ रहा है, बस नॉर्मल ऐसे दे दिया, ऐसे घुमा फिरा के, ताकि आप बताओ। तो ये जो थे हेक्टर पीटरसन की हत्या कब हुई थी? अमेरिका में रंगभेद के खिलाफ नहीं, नेपाल में राजतंत्र के खिलाफ नहीं, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ ही तो हुआ था, तभी तो हुआ था इनका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 निम्नलिखित में किस कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर एक कदम है? देखो, ये क्वेश्चन अभी 2020 वाला जो हमने क्वेश्चन किया था डे फर्स्ट में, इसमें हुआ आया था। यह बेटियों को विवाह के बाद पैतृक कुल नाम रखने का अधिकार देता है। यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। ये सबसे बड़ी संतान लड़का या लड़की को पिता का उत्तराधिकारी मानता है। नहीं, ये तो गलत है।
यह केवल गैर मतलब विवाहित बेटियों को पिता की जमीन पर ऐसा नहीं है, यह बेटियों को पिता की संपत्ति जो होती है ना उसमें भी उनको मतलब ये मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए हाँ, क्योंकि पिता की संपत्ति पे बेटियों का भी हक है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारतीय मतलब भारतीय को दिन में याद किया जाता है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस हम कब मनाते हैं? तो हम गणतंत्र दिवस अपना तब मनाते हैं जब हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, ये भी याद रखिएगा। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से अंगीकृत हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। इसलिए तब से 26 जनवरी के दिन प्रति वर्ष क्या है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। स्कूलों में मनाया जाता है, हर जगह पे मनाया जाता है, हम लोग भी मनाते हैं। अगला है राम्या जो है एक बेकरी मतलब सॉरी एक बेकरी में सहयोगी कर्मी के रूप में काम कर रही है। उसे उसके मालिक का महंगा मोबाइल फोन चुराने के झूठे आरोप में अभियुक्त बनाया जाता है, परंतु वो अपनी खराब स्थिति के चलते अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती है। उसके केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य वकील दिया जाता है, मतलब किसके द्वारा दिया जाता है? मतलब अगर कोई इंसान है ना, देखो पहले कोई भी इंसान है, अगर वो मतलब वकील अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो राज्य द्वारा उसको वकील दिया जाएगा। तो कौन सा अनुच्छेद है ये? तो 39A। और ये 39A कौन सा किससे जुड़ा है? हमारे DPS पे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान 39A में कहा गया, राज्य गरीबों और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। दिए गए प्रश्न में भी राम्या को अपने ऊपर लगे झूठे आरोप को सही साबित करने के लिए अनुच्छेद 39A के तहत राज्य द्वारा वकील दिया जाएगा। और DPSP जो है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से लिया गया है। भारत के संविधान का भाग चौथा है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। देखो अब तो यहाँ तक हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद से जहाँ से स्टार्ट होगा हमारा पेडागोजी, हम उसको छोड़ देंगे। पेडागोजी की हम नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, मतलब पेडागोजी ये कंप्लीट करके 3-4 क्लास करके पेडागोजी कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण दिया हुआ है। ऊपरी न्यायालय के फैसले नीचे की सारी न्यायालयों को मान्य होते हैं। ऊपरी न्यायालय के, भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। भारत के पास देखो भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। देखो जब अगर उच्चतम न्यायालय कोई चीज़ को भी मतलब कह देगी कि हाँ ये सही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट बोल दिया, तो आप मतलब ध्यान से समझो, सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि ये सही है, तो इस पर फिर उसके बाद अलग अलग लोग नहीं आएंगे, मतलब अलग अलग जगह नहीं लेके जा सकते नीचे कोर्ट में, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह हो गया, नहीं जा सकते। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, बिल्कुल सबके लिए एक ही मतलब न्याय व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर हो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में A, B, C पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा सही है? तवा मत्स्य संघ का गठन तवा बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ था। देखो यार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर कितना ज़्यादा मतलब कि देखना होगा। तवा मत्स्य ये तवा जो बांध था ना, ये कहाँ पे है तवा मत्स्य? तो ये मध्य प्रदेश में। तवा मत्स्य संघ का संगठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वहन के लिए बांध पर मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए किया गया था। तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण भी देने की व्यवस्था करता है, मतलब कि तवा मत्स्य संघ ये भी करता था। इसमें देखो पहला वाला जो था ना, ये तो कट गया, तभी तो इन्होंने आंदोलन किया था। ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि और यहाँ पे मतलब कि अलग अलग बाहर से जो, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं फिर हम आपको बता देते हैं। बाहर से लोगों को लाया गया था काम करने के लिए, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनसे उनका काम छिन गया, फिर बहुत सारी दिक्कतें होने लगी। 1996 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया, तवाबाद के जलाशय में मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ से विस्थापियों को ही दिया जाएगा। तत्कालीन सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध पर मछली पकड़ने के लिए 5 साल का पट्टा मतलब लीज देना स्वीकार किया। और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र पर 33 गांव के लोगों के नया साल मतलब जो नया साल था सही अर्थों के आरंभ में हुआ। तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण देने की व्यवस्था भी करता है। तो बी और सी दोनों सही हैं। जनजाति भाषाओं के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करना है। संथाली भाषा अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिनमें एक इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल है। जो ये मतलब संथाली भाषा की बात कर रहा है, बिल्कुल। और संथाली भाषा जो है ना, हमारी 22 भाषाओं में जुड़ा है, भारत की जो 22 भाषाएं। जनजाति भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग है, ये संभवतः उतनी ही पुरानी है। मतलब जनजाति भाषाएं जो है संस्कृत से बहुत ज़्यादा ही अलग है, लेकिन माना जाता है वो उतनी पुरानी। हाँ बिल्कुल, ये भी सही। तो इसका राइट आंसर है। देखो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं।
वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली भाषाओं के साथ भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया। 8वीं अनुसूची में इसे शामिल करने का अर्थ था कि भारत सरकार संथाली भाषा के विकास के लिए प्रतिबद्ध थी। संथाली भाषा का इंटरनेट प्रक्रिया भी शामिल है, मतलब पत्रिकाएं भी शामिल है। भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में संथाली बोलने वाले 70 लाख से लोग मतलब अधिक लोग हैं। जनजाति भाषाएं संभवतः पुरानी संस्कृत से बिल्कुल अलग होती हैं, लेकिन मतलब ये पुरानी हैं, भले से संस्कृत से अलग है तो क्या हो गया, ये पुरानी तो हैं। तो यहाँ से हमारा पेडागोजी स्टार्ट हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आप लोग वीडियो पे बिल्कुल लाइक भी नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते, तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी चैनल मेरा नया है तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।